हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्पेसिफिकली जेड टेस्ट जो हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के मीन और प्रोपोर्शंस के बारे में क्लेम्स टेस्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्लेम है, जैसे एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एनी प्रोडक्ट इज लाइक 1600 आवर्स, या फिर कुछ ऐसा 60% शॉपर्स बिना कुछ खरीदे ही चले जाते हैं, तो हम सैंपल डेटा यूज करके उस क्लेम को स्टैटिस्टिकली टेस्ट कैसे करते हैं, हम इसमें ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। सो फर्स्ट विल बी कवरिंग पॉपुलेशन मीन्स टेस्ट, यानी अगर हमें पॉपुलेशन मीन म्यू के बारे में एक क्लेम दिया गया है तो हम जेड स्टैटिस्टिक्स यूज करके उसे टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हम ये चेक करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंसेस ऑफ टू मीन्स, यानी जब हमें दो अलग अलग पॉपुलेशंस के मीन μ1 और μ1 कंपेयर करने होते हैं तो क्या करना है। देन वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का टेस्ट, जैसे 60% शॉपर्स जो है वो बिना शॉपिंग के निकल जाते हैं, इस तरीके का क्लेम, इस टाइप का जो क्लेम है, इसको अगर टेस्ट करना है तो हम सैंपल प्रोपोर्शंस P यूज करेंगे। देन नेक्स्ट विल डिस्कस डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस, जहां हम दो प्रोपोर्शंस π1 और π2 इन दोनों को कंपेयर करते हैं और एक पूल्ड एस्टिमेट यूज करते हैं। हर सेक्शन में पहले हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देखेंगे, फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल कह लीजिए वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉपुलेशन मीन। सो H नॉट, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस, इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन मीन के हाइपोथेसिस टेस्ट की। जब हमें पॉपुलेशन मीन म्यू का बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेट चाहिए होता है तो वो होता है सैंपल मीन, दैट इज एक्स बार। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या कहती है, अगर सैंपल साइज n बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो एक्स बार अप्रोक्सीमेटली कैसा बिहेव करता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे ओरिजिनल पॉपुलेशन कैसे भी हो। ये हमने कल पहले CLT में देखा था। अब नल हाइपोथेसिस होता क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि सैंपल मीन एंड हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, दैट इज म्यू नॉट, में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। इसके लिए लिखते हैं H नॉट, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट। टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाने के लिए हम सैंपल मीन को पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड। फॉर्मूला उसका आपको याद है, Z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट n। तो यहाँ सिग्मा अपॉन रूट n को हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं। ये बताता है कि सैंपल मीन्स कितना स्प्रेड होते हैं पॉपुलेशन मीन के अराउंड। डिसीजन रूल सिंपल है, अगर कैलकुलेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा से ज्यादा है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा यानी जो हम टेबल से देखते हैं वो, तो हम H नॉट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। यानी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा आए तो H नॉट क्या होगा, रिजेक्ट। और अगर टेबल की वैल्यू ज्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो क्या होता है, H नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट। एट अ गिवन सिग्निफिकेंस लेवल, ज्यादातर जो क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल रहता है, या अगर गिवन ना हो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, तो उसको हम 5% 0.05 अज्यूम करके चलते हैं। और अगर z की वैल्यू कम है तो भी फेल टू रिजेक्ट, मतलब डेटा क्लेम के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है। अब देखिए, हम अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्लेम कहते हैं। जब भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, दो कंपीटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं पॉपुलेशन के बारे में। एक है नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H नोट, दूसरा है H1 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये वो स्टेटस क्यो या ये कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो जिसपे कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं है वाला स्टेटमेंट है। इसको हम डिफॉल्ट सच मान के चलते हैं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिले। देन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय HA और H1, ये वो स्टेटमेंट है जो H नोट के अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव खड़ा है। ये वो है जो हम एक्चुअल में प्रूव करना चाहते हैं, कोई नया इफेक्ट, कोई चेंज, कोई इंप्रूवमेंट। ऑल्टरनेटिव क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि H नोट का ये ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शन है। मतलब अगर H नोट सच नहीं निकला तो इसके अलावा और क्या सच होगा, फिर इसका ऑल्टरनेटिव दैट इज H1। फॉर एग्जाम्पल, अपना वही फेमस कोर्ट रूम वाले एनोलॉजी, H नोट क्या है, एक एक्यूज्ड इनोसेंट है, यानी ये हमारी डिफॉल्ट अजम्पशन है कि एक्यूज्ड जब तक इनोसेंट है, जब तक कोई प्रूफ ना मिल जाए। H1 विल बी एक्यूज्ड गिल्टी, ये ऑल्टरनेटिव है। जब हमें एविडेंस मिल जाए तो तुम एविडेंस से हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि वो गिल्टी है। जज या ज्यूरी शुरू में ही इनोसेंट मान के चलते हैं, ये H नॉट डिफॉल्ट है। सिर्फ तभी उसे गिल्टी बोला जाता है जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले। तो यही वजह है कि इसे ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट से कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट क्लेम करता है। तो जब हम रिसर्च करते हैं या कोई नया प्रोडक्ट या कोई मेथड टेस्ट करते हैं तो हमारा असली इंटरेस्ट H1 में होता है।
हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, लेकिन स्टेटिस्टिकली हम हमेशा H0 को इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की तरह ट्रीट करते हैं और H1 को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब डेटा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे सके। चलिए अब राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड समझते हैं। पहले राइट टेल्ड। तो हमने कंपीटिंग क्लेम्स डिसाइड कर ली, दैट इज H0 इज म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट वर्सेस H1 इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। H0 जो है वो डिफॉल्ट हाइपोथेसिस है, ट्रू मीन म्यू रेफरेंस वैल्यू म्यू नॉट से कम या उसके बराबर है। H1 में क्या है जो हमें प्रूव करना है, ट्रू मीन म्यू म्यू नॉट से ज्यादा है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखें तो क्या है, एक कंपनी क्लेम करती है कि नया ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉइज की एवरेज प्रोडक्टिविटी को 50 यूनिट से ज्यादा कर देगा। सो म्यू नॉट इज व्हाट, 50। सो हमारे हाइपोथेसिस क्या बनेंगे, H0 नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 50, ट्रेनिंग से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। H1 इज म्यू इज ग्रेटर देन 50, दैट इज ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। राइट टेल्ड नाम इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ ऊपर यानी राइट साइड की तरफ एविडेंस ढूंढ रहे हैं। सैंपल लेते हैं और टेस्ट स्टैटिस्टिक बताते हैं। म्यू तो अननोन है क्योंकि वो पॉपुलेशन पैरामीटर है, पॉपुलेशन का मीन है, तो हम सैंपल लेकर एक्स बार निकालते हैं। यहाँ पर 50 एम्प्लॉइज का डेटा लिया, एक्स बार आया सपोज 53। अब देखना ये है कि क्या 53 सिर्फ रैंडम चांस से 50 से ज्यादा आ गया है या जेन्युइनली ट्रेनिंग में कोई इंप्रूवमेंट थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, Z स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे। Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, ये हमने पहले पढ़ा है। तो ये बताता है कि एक्स बार म्यू नोट से कितने स्टैंडर्ड एरर्स की दूरी पे है। फिर हम सिग्निफिकेंस लेवल चूज करेंगे। ज्यादातर हम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम क्या लेकर चलते हैं, 0.05, दैट इज 5%। ये हमारा रिस्क टॉलरेंस है गलती से H0 रिजेक्ट करने का मैक्सिमम एक्सेप्टेबल चांस। क्या है, अल्फा क्या होता है, अगर हमसे गलती से H0 रिजेक्ट हो जाए तो उस रिजेक्शन के मैक्सिमम एक्सेप्टेबल चांसेस कितने हैं, 5%। क्रिटिकल वैल्यू Z अल्फा, इसको हम निकालेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से। Z अल्फा देखो, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तो Z अल्फा की वैल्यू है 1.645, यानी क्रिटिकल वैल्यू टेबल से जो हमने देखी दैट इज 1.645। अब देखिए क्योंकि H1 सिर्फ ग्रेटर देन क्लेम कर रहा है, पूरा 5% रिस्क राइट टेल में डाल देते हैं, तो दोनों तरफ अब हम डिसीजन रूल अप्लाई करेंगे। अगर हमारे Z की वैल्यू ग्रेटर देन Z अल्फा है तो हम क्या कर देंगे, H0 को रिजेक्ट, और अगर हमारे Z की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू Z अल्फा है, वी फेल टू रिजेक्ट H0। तो हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो Z की वैल्यू क्या रहेगी, 53 माइनस 50 अपॉन 10 अपॉन अंडर रूट 50, that is equal to 3 upon 1.414, approximately it will come out to be 2.12। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, हमारी कैलकुलेटेड Z वैल्यू है 2.12, Z अल्फा की वैल्यू कितनी थी टेबल से, 1.645, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है Z अल्फा से, सो वी विल रिजेक्ट H0। कंक्लूड क्या किया हमने, सैंपल एविडेंस सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया गया है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर। इस इंट्यूशन का कोर रीजन रिजेक्ट क्यों करते हैं, सोचो अगर H0 सच होता यानी म्यू की वैल्यू लेस देन 50 या इक्वल टू 50 होती तो हमें Z इज इक्वल टू 2.12 जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज मिलने का चांस बहुत कम होता। सिर्फ 1.7% चांस जो अल्फा इज इक्वल टू 5% से भी कम है, मतलब या तो कोई रेयर फ्लूक है, बहुत कम चांस है, या फिर हमारा अजम्पशन H0 ही गलत है। स्टैटिस्टिक्स में हम सेकंड ऑप्शन को ज्यादा बिलीवेबल मानते हैं, इसलिए रिजेक्ट करते हैं H0 को। ओके, अब इसी तरीके से हम लेफ्ट टेल टेस्ट को भी स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। H0 will be what, mu is greater than equal to mu naught, और H1 will be what, mu will be less than mu naught। H0 क्या है, डिफॉल्ट हाइपोथेसिस है, ट्रू मीन म्यू रेफरेंस वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा या बराबर है। H1 जो हमें प्रूव करना है, ट्रू मीन म्यू म्यू नॉट से कम है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से अगर देखें तो एक कंपनी क्लेम करती है कि नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफेक्ट रेट को कम से कम 20 डिफेक्ट्स पर 1000 यूनिट से कम कर देगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 20। H0 क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, नया प्रोसेस इंप्रूव नहीं कर पाया, डिफेक्ट सेम या ज्यादा है। H1 इज म्यू इज लेस देन 20, नया प्रोसेस ने डिफेक्ट कम, नए प्रोसेस ने डिफेक्ट कम किए हैं। लेफ्ट टेल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम सिर्फ नीचे यानी लेफ्ट साइड की तरफ एविडेंस ढूंढ रहे हैं, मतलब वैल्यूज जो म्यू नॉट से कम है। अब हम सैंपल लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। तो Z की वैल्यू क्या है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जैसा राइट टेल्ड में था, सिर्फ इंटरप्रिटेशन और रिजेक्शन रूल बदलते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल सेम, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं,
जेड अल्फा इज इक्वल टू 1.645, लेकिन अब हम उसे नेगेटिव करके यूज करेंगे, माइनस जेड अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस 1.645। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अब रिजेक्शन रीजन लेफ्ट टेल में है, पूरा 5% रिस्क नीचे लेफ्ट साइड में डाल देते हैं, क्योंकि H1 सिर्फ लेस देन क्लेम कर रहा है। अब डिसीजन रूल अप्लाई करते हैं, अगर Z की वैल्यू लेस देन माइनस जेड अल्फा है सो वी विल रिजेक्ट H0, और अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस जेड अल्फा है सो वी फेल्ड टू रिजेक्ट H0। यहाँ साइन फ्लिप हो गया है, पहले ग्रेटर देन था अब लेस देन है, क्योंकि रिजेक्ट रीजन अपोजिट साइड पे है। तो अपने न्यूमेरिकल में x बार की वैल्यू सपोज 17 है, म्यू नॉट 20, सिग्मा 8, n इज इक्वल टू 40। z कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी माइनस 2.37। कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड z को और z अल्फा यानी क्रिटिकल वैल्यू को जो टेबल से हमने फाइंड आउट की। So because minus 2.37 is less than minus 1.64, इसका मतलब ये है कि minus 2.37 minus 1.645 से ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा एक्सट्रीम है, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे H नोट को। सैम्पल एविडेंस सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि नए प्रोसेस ने डिफेक्ट रेट को सिग्निफिकेंटली कम किया है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। इंट्यूशन सेम लॉजिक, बस मिरर इमेज। तो यहाँ पर सेम लॉजिक है, बस मिरर इमेज है। अगर एच नॉट सच होता यानी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होता तो z इज इक्वल टू माइनस 2.37 जैसा एक्सट्रीम यानी बहुत नेगेटिव वैल्यू मिलने का चांस बहुत कम होगा। मतलब या तो रेयर फ्लूक है या एच नॉट गलत है, हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया। तो चलिए अब इसको रियल एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। इलस्ट्रेशन है आपके लाइट बल्ब्स की। प्रॉब्लम, एक कंपनी का क्लेम है कि उनके लाइट ट्यूब्स की एवरेज लाइफ टाइम 1600 आवर्स है। एक सैंपल में 100 बल्ब्स लिए गए जिनका सैंपल मीन निकला 1580 और स्टैंडर्ड डिविएशन 90 आवर्स। हमें टेस्ट करना है कि क्लेम सही है या नहीं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज को नोट करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस लिखते हैं एच नॉट म्यू इक्वल्स टू 1600 और H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 1600। ये टू टेल टेस्ट है क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता करना है कि डिफरेंस है या नहीं, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है। नेक्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एक्स बार इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय रूट 100 विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9। देन इज z स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं। z इक्वल्स टू 1580 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 9, that comes out to be equal minus 20 by 9 approximately minus 2.22. The next step is critical value find out करना। टू टेल्ड टेस्ट है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, क्रिटिकल वैल्यू होता है z 0.025 और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1.96। ये टेबल से देखी हुई वैल्यूज हैं। अब इन्हें कंपेयर करते हैं। मोड ऑफ z इक्वल्स टू 2.22 जो क्या आया 1.96, इससे ज्यादा। सो 2.22 इज ग्रेटर देन 1.96 और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा सैंपल रिजल्ट क्रिटिकल रीजन में आता है। सो हम H नोट को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा सैंपल क्रिटिकल रीजन में आ रहा है तो हमने क्या किया, H नोट को रिजेक्ट किया। कंक्लूजन क्या रहेगा, कंपनी का क्लेम कि मीन लाइफ टाइम जो है वो 1600 आवर्स है वो स्टैटिस्टिकली सपोर्ट नहीं हो रही है हमारे सैंपल डेटा से। तो एक्चुअल में लाइफ टाइम 1600 से कुछ कम है। अब देखो, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। पहले बड़ी पिक्चर समझो, हम क्या कर रहे हैं। अब तक हमने सिंगल मीन का टेस्ट देखा था, जैसे क्या सैंपल का मीन किसी क्लेम पॉपुलेशन मीन के बराबर है। अब हम एक नया थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दो अलग अलग पॉपुलेशंस है, दोनों के अपने अपने मीन्स है μ1 एंड μ2। क्या ये दोनों मीन्स इक्वल है या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर देखें तो कंपनी ए के बल्ब्स का एवरेज लाइफ 1300 आवर्स है, कंपनी बी का 1288 सपोज। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये डिफरेंस जेन्युइन है, पॉपुलेशन लेवल पे सच में फर्क है क्या, या सिर्फ सैम्पलिंग का चांस वेरिएशन है। यही टेस्ट करने के लिए हमें एक नया स्टैटिस्टिक चाहिए जो दो मीन्स के डिफरेंस को टेस्ट करे। अब इसे स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले जनरल z स्टैटिक का फॉर्मूला क्या है उसे याद रखो। तुम्हें पहले से पता है कि कोई भी स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैटिस्टिक z, उसका जनरल फॉर्मूला है z इज इक्वल टू थीटा कैप माइनस थीटा अपॉन सिग्मा थीटा कैप। अब इन सिंबल्स को देखो। थीटा, थीटा वो पॉपुलेशन पैरामीटर है जिसे हम एस्टिमेट या यूं कह लीजिए टेस्ट करना चाहते हैं। ये ट्रू वैल्यू है जो हमें पता नहीं
लेकिन जिसके बारे में हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं। थीटा कैप या थीटा हैट, थीटा का सैंपल बेस्ड एस्टिमेटर, मतलब सैंपल से निकला हुआ एस्टिमेट। सिग्मा थीटा कैप, ये थीटा कैप की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी एस्टिमेटर कितना फ्लक्चुएट करता है सैंपल से सैंपल में। इसका इंट्यूशन क्या है? ये फॉर्मूला में ये बताता है कि हमारा एस्टिमेट थीटा कैप ट्रू वैल्यू थीटा से कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस की दूरी पे है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो कुछ गड़बड़ है, शायद हमारी अजम्पशन ही गलत हो, नल हाइपोथेसिस ही गलत हो। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिंगल मीन टेस्ट में हम करते थे z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बस अब ये जनरल फॉर्म है जो किसी भी पैरामीटर पे अप्लाई हो सकती है। सो हमारे प्रॉब्लम में थीटा है क्या? यहाँ हमारा इंटरेस्ट दो मीन्स का डिफरेंस है। थीटा इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, मतलब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन वन और पॉपुलेशन टू के मीन्स का डिफरेंस क्या है। अब थीटा का बेस्ट एस्टिमेटर क्या होगा? अब क्वेश्चन ये है कि हमें थीटा इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है जो कि अननोन है, तो हम इसे एस्टिमेट कैसे करेंगे? लॉजिक सिंपल है। अगर म्यू वन को एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल मीन यानी x1 बार यूज करें और म्यू टू को x2 बार से रिप्रेजेंट करें, तो उनका डिफरेंस ऑटोमेटिकली थीटा का बेस्ट एस्टिमेटर बन जाएगा। सो थीटा कैप इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। ये स्टैटिस्टिक में एक प्रूवन फैक्ट है बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर का। मतलब ये एस्टिमेटर ना तो कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट करता है ना ही अंडर एस्टिमेट, एवरेज में ये सही वैल्यू ही देता है। तो सिंपल वर्ड्स पे अगर हम बात करें तो दो सैंपल मीन्स निकालो, x1 बार और x2 बार, उनको सब्ट्रैक्ट करो, यही तुम्हारा बेस्ट गेस है पॉपुलेशन लेवल डिफरेंस के लिए, म्यू वन माइनस म्यू टू के लिए। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिग्मा थीटा कैप निकालना, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंसेस निकालना। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ध्यान से समझना। हमें चाहिए x1 बार माइनस x2 बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, x1 बार माइनस x2 बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे डिनोट करते हैं सिग्मा थीटा कैप, या यूं कह लीजिए सिग्मा x1 बार माइनस x2 कैप्स। यहाँ एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिक रूल यूज होता है, वेरिएंस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। रूल क्या है? वेरिएंस x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू वेरिएंस x1 बार प्लस वेरिएंस x2 बार। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बचपन में हम सीखते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस होना चाहिए, लेकिन वेरिएंस में ऐसा नहीं होता। क्यों प्लस होता है, माइनस क्यों नहीं होता? इसे समझते हैं। जब दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x1 बार और x2 बार जो दो अलग अलग सैंपल से आए हैं, एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटी यानी वेरिएंस ऐड हो जाती है, कैंसिल नहीं होती। सो इंट्यूशन से समझते हैं। सोचो तुम दो इंडिपेंडेंट डाइस रोल कर रहे हो और उनका डिफरेंस निकाल रहे हो, क्या दूसरा डाइस पहले वाले की अनसर्टेनिटी को कैंसिल कर देता है? नहीं। सो हर डाइस अपनी तरफ से रेंडमनेस ऐड ही तो करेगा, तो टोटल अनसर्टेनिटी या वेरिएंस बढ़ेगी घटेगी नहीं। इसी वजह से वेरिएंस में हमेशा प्लस होता है, चाहे तुम मीन्स को सब्ट्रैक्ट ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है जब x1 बार और x2 बार दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, जो यहाँ है क्योंकि ये दोनों अलग अलग सैंपल से आए हैं। ओके, अब इंडिविजुअल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तुम्हें सेंट्रल लिमिट थ्योरम से पता है कि सैंपल मीन की वेरिएंस होती है क्या? वेरिएंस x1 बार इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन n1, और वेरिएंस x2 बार की क्या होगी? सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन n2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पॉपुलेशन वेरिएंस को सैंपल साइज से डिवाइड करो, आपको क्या मिल जाएगा? सैंपल मीन की वेरिएंस। बड़ा सैंपल होगा तो वेरिएंस क्या होगा? छोटा। अगर सैंपल बड़ा है तो वेरिएंस क्या होगा? छोटा, और एस्टिमेट ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो कंबाइन करते हैं, सिग्मा थीटा कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन n2। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट ले लो, सिग्मा थीटा कैप इज इक्वल टू अंडर रूट थीटा वन स्क्वायर अपॉन n1 प्लस थीटा टू स्क्वायर अपॉन n2। अब फाइनल z फॉर्मूला के लिए इन सबको कंबाइन कर दो। थीटा कैप क्या था? दैट इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। थीटा क्या था? म्यू वन माइनस म्यू टू। सिग्मा थीटा कैप क्या है? अंडर रूट थीटा वन स्क्वायर अपॉन n1 प्लस थीटा टू स्क्वायर अपॉन n2। तो सबका जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या रहेगा? z इज इक्वल टू थीटा कैप माइनस थीटा अपॉन सिग्मा थीटा कैप।
इनमें वैल्यूज पुट अप कर दो, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा जनरल टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो दो मीन्स के डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इससे हम किसी भी क्लेम्ड डिफरेंसेस μ1 माइनस μ2 को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। ज्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या दोनों पॉपुलेशन मीन्स बिल्कुल बराबर हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं पहले। एच नॉट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, यानी μ1 और μ2 बराबर है। इसका मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स में कोई रियल डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस दिख रहा है वो सिर्फ सैम्पलिंग के रैंडम चांसेस की वजह से है। तो इस वजह से अब फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ध्यान दो, जब एच नॉट सच पे लेते हैं तो μ1 माइनस μ2 क्या है, 0। तो फॉर्मूला में ये पार्ट तो गायब ही हो जाएगा। z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। तो ये 0 के जैसे ये पार्ट गायब हो गया, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ये वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जो हम बल्ब वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। सो z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। सो नोट दैट सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह क्या आ गया है, s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस तो हमें पता ही नहीं है, तो सैंपल वेरिएंस से रिप्लेस कर देंगे। और डिसीजन रूल फिर लास्ट में क्या है आपका डिसीजन रूल, वो तो सबके लिए सेम ही है भाई, 1.96। So at 5% level of significance, the critical value of Z for a two-tailed test is plus minus 1.96। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी डिटेल में समझा हुआ है। 5% रिस्क, टू टेल टेस्ट, दोनों टेल्स में 2.5% 2.5%, इसलिए 1.96 क्रिटिकल वैल्यू बन जाती है। सो अगर कंप्यूटेड वैल्यू Z, कैलकुलेटेड Z के लिए लेस देन 1.96 है तो वी विल एक्सेप्ट H नॉट। अगर कंप्यूटेड Z is greater than or equal to 1.96, so we will reject null hypothesis। इसका मतलब genuinely there is a significant difference। अगर इसे अब रिसर्च एरियाज से कनेक्ट करके देखें तो ये एग्जैक्ट वही फ्रेमवर्क है जो हम अपने एमएल एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। जैसे दो मॉडल्स हैं, मॉडल ए वर्सेस मॉडल बी, इनके एवरेज एक्यूरेसी या एवरेज एयूसी को कंपेयर, एरिया अंडर कर्व को कंपेयर करना है अक्रॉस क्रॉस वैलिडेशन होल्ड्स। तो अगर आपको सिग्मा पता नहीं, जो अक्सर हमें पता नहीं होता है, तो लार्ज सैंपल्स में S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। अब है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग एट्रीब्यूट। अब देखिए, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते आए हैं अब तक, जैसे मीन्स का कंपैरिजन या किसी वेरिएबल का टेस्ट, उसमें हम क्वांटिटी मेजर कर पाते थे। मतलब अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो नंबर मिलता है 5.6 फीट, 170 सेंटीमीटर एटसेट्रा। ये सब वेरिएबल्स हैं जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है। इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। सो इन केस ऑफ एट्रीब्यूट्स वी कैन ओनली फाइंड आउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। यानी एट्रीब्यूट मतलब कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हाँ या ना। तो जैसे इंसान कोई है, कोई इंसान जो है वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव, पेशेंट डिजीज्ड है या नॉन डिजीज्ड, या यूं कह लीजिए पेशेंट की डिजीज पॉजिटिव है या नेगेटिव। इनमें से किसी का भी मेजरमेंट नहीं हुआ कि कितना डिजीज्ड है कितना नहीं है, कितना एम्प्लॉयड है कितना नहीं है, ऐसा नहीं। तो आंसर इनका या तो सिर्फ यस या नो में है, या यही कह लीजिए इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस में इसकी क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट, a sample may be taken and people can be classified as employed or unemployed। So मान लो तुमने एक सैंपल लिया 100 लोगों का। अब हर बार एक इंसान को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, या तो एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। ये एक एट्रीब्यूट बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अब इसका कनेक्शन बनाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। So with such a data, the binomial type of problem may be formed। Why? क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंसाइट यही है कि जब भी तुम्हारे पास दो आउटकम्स हो, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो, तो ऐसी सिचुएशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एसेंशियली दो ही आउटकम्स पर बेस्ड होती है, सक्सेस या फेलियर। तो एट्रीब्यूट का पूरा एनालिसिस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल के थ्रू ही होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इवेंट। जब तुम सैंपल में से कोई एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हो तो उसको एक इवेंट बोलते हैं। मतलब हर सिलेक्शन एक ट्रायल है, दैट इज सक्सेस।
अगर उस इंडिविजुअल में एट्रीब्यूट ए प्रेजेंट है, जैसे वो एम्प्लॉयड है, तो उसको सक्सेस बोलेंगे। फेलियर, अगर एट्रीब्यूट ए एब्सेंट है, जैसे वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको फेलियर बोलेंगे। सो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉइन टॉस में हेड को सक्सेस और टेल्स को फेलियर बोला जाता है, सिर्फ यहाँ एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना सक्सेस है, यानी कि यहाँ एट्रीब्यूट का प्रेजेंट होना क्या कहला रहा है, सक्सेस। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को समझते हैं। The sampling distribution of the number of successes being a binomial probability model would have its mean as what? NP. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद होगा ना आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता था, एनपी, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती थी, अंडर रूट एनपी क्यू। तो यहाँ तक क्लियर है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस मतलब जितने लोग एम्प्लॉयड निकले सैंपल में, ये एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है और उसका मीन क्या है, एनपी, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट एनपीक्यू, जहां पर एन आपका क्या है, सैंपल साइज, कितने इंडिविजुअल्स पिक किए हमने, पी विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी एट्रीब्यूट के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट इज 1 माइनस पी। ये फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी पता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में हमने किए थे, यहाँ बस उसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज कर रहे हैं। नाउ द फाइनल स्टेप, अब इसका z स्टैटिस्टिक बनाते हैं। z इज इक्वल टू x माइनस एन पी अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू, and that will be of which form, that will be a kind of normal distribution। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जब n बड़ा है यानी सैंपल साइज बहुत लार्ज है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे। यही तो CLT थ्योरम का रिजल्ट है आपका, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर x जो है ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेस है, सैंपल में एक्चुअली कितने लोग एम्प्लॉयड मिले, दैट इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेसेस। NP इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस इज x, NP इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस, जो हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर नल हाइपोथेसिस सही हुआ तो कितने नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगे। अंडर रूट NPQ इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम स्टैंडर्डाइज्ड कर लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू। यहाँ सारी वैल्यूज बस पुटअप करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज। और ये जो z अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जब n कब, जब n सफिशिएंटली लार्ज हो क्या रहा है, सोचो ऐसे कि तुम्हारे पास एक क्लेम है, पॉपुलेशन में एम्प्लॉयमेंट रेट p है, जैसे p इज इक्वल टू 0.6, यानी 60% लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर ये क्लेम सच है तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लोगों का काउंट होगा NP। अब जब तुम एक्चुअल सैंपल लेते हो तो तुम्हें ऑब्जर्व्ड काउंट क्या मिलता है, x। ये जो z स्टैटिस्टिक्स है ये क्या बताता है, बेसिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी x, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी NP से कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस पे की दूरी पे है। अगर z छोटा है यानी 0 के आसपास है, तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्लोज है, यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। अगर z बड़ा है, जैसे 1.96 से ज्यादा, अगर हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल लें तो ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा दूर है, शायद क्लेम एच नॉट क्या है, रॉन्ग है, यानी हम एच नॉट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे ML रिसर्च से जोड़ें तो ये एग्जैक्ट वही लॉजिक है जो हम अपने क्लासिफिकेशन रिजल्ट में यूज करते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास एक क्लेम है कि मॉडल की एक्यूरेसी P0 है पॉपुलेशन लेवल पे, तो टेस्ट सेट पे ऑब्जर्व्ड करेक्ट प्रेडिक्शन x को एक्सपेक्टेड काउंट NP0 से कंपेयर करते हैं z टेस्ट करके। वही फ्रेमवर्क है, बस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। नेक्स्ट, अब हम स्विच करते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। बहुत सारे क्लेम्स जो हैं रियल लाइफ में वो परसेंटेजेस की फॉर्म में होते हैं, जैसे 70% लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, 40% कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी कंपनी में जॉब लगते हैं। सो यहाँ पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। जैसे मीन के लिए x बार बेस्ट एस्टिमेटर था, वैसे ही प्रोपोर्शन के लिए सैंपल प्रोपोर्शन p बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। और अगर सैंपल साइज बड़ा हो तो p भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नल हाइपोथेसिस होती है h नॉट, p इक्वल्स पाई, यानी सैंपल प्रोपोर्शन और क्लेम्ड प्रोपोर्शन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है सिग्मा पाई इक्वल टू रूट ऑफ पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाई n। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। प्रोपोर्शन इसेंशियली सक्सेसेस का फ्रैक्शन है। टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा z इक्वल्स टू p माइनस पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई इंटू 1 माइनस पाई अपॉन n। ये भी नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, दैट इज n 0,1।
डिसीजन रूल सेम है, अगर कैलकुलेटेड z की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू अल्फा से ज्यादा है तो हम क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, वरना नहीं। चलिए अब इन सब का एक रियल लाइफ एग्जांपल या यूं कह लीजिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर का सेल्स क्लर्क क्लेम करता है कि 60% शॉपर्स स्टोर में आकर बिना कुछ खरीदे वापस चले जाते हैं। वेरीफाई करने के लिए एक रैंडम सैंपल लिया गया 50 शॉपर्स का, और उनमें से 35 शॉपर्स ने कुछ नहीं खरीदा। हमें ये चेक करना है कि ये सैंपल रिजल्ट क्लर्क के क्लेम के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। सिग्निफिकेंट लेवल वही है आपका 0.05। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करेंगे h नॉट पाई इक्वल्स टू 0.60। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट इज h1 क्या हो जाएगा, पाई इज नॉट इक्वल टू 0.60। या ये फिर से कैसा है, टू टेल टेस्ट है, क्योंकि हमें बस ये हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि रिजल्ट कंसिस्टेंट है कि नहीं, बस ये चेक करना है, कोई डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई नहीं की गई है। सो सैंपल साइज इज 50। सैंपल प्रोपोर्शन निकालते हैं, p इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 50, दैट कम्स आउट टू बी 0.70। मतलब सैंपल में 70% लोग बिना खरीदे गए, जबकि क्लेम क्या था 60%। सो सिग्निफिकेंट लेवल अल्फा इक्वल्स टू 0.05। टू टेल टेस्ट है, तो क्रिटिकल वैल्यू z की क्या आई है 0.025, उसके किसके इक्वल होती है 1.96 के। अब इन वैल्यूज के साथ हम स्टैंडर्ड एरर और z स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन निकालते हैं यूजिंग हाइपोथेसाइज्ड पाई इक्वल टू 0.60, सिग्मा t इक्वल्स टू रूट ऑफ 0.60 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 50, that comes out to be equal to root of 0.0048, जो approximately that comes to be approximately equal to 0.0693। तो अब z स्टैटिस्टिक निकालते हैं, z equals to p minus pi divided by sigma p, यानी 0.70 minus 0.60 divided by 0.0693, that is equal to 0.10 divided by 0.0693, that comes out to be approximately 1.44। अब कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड z क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू कितना था 1.96 और हमारा कंप्यूटेड वैल्यू कितना है 1.44। तो डिसीजन रूल अपना क्या रहेगा, विल रिजेक्ट h नॉट दैट इज नल हाइपोथेसिस। कब, जब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लेम बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हम क्लेम को रिजेक्ट कर सकें। सैंपल में ऑब्जर्व 70% और क्लेम्ड 60% के बीच का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि वो सैम्पलिंग वेरिएशन से एक्सप्लेन ना हो सके। सो कंक्लूजन है कि सेल्स क्लर्क का क्लेम सैंपल डेटा के साथ स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंट है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। अब देखते हैं जब हमें दो प्रोपोर्शंस कंपेयर करने होते हैं, जैसे दो विलेजेस या दो ग्रुप्स के बीच हैबिट या प्रेफरेंस कंपेयर करना हो। यहाँ हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, साइज n1 और साइज n2, कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस p1 और p2 के लिए। सो नल हाइपोथेसिस h नॉट पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, यानी दोनों पॉपुलेशंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पूलिंग का। अगर h नॉट सच है तो p1 और p2 दोनों सेम पैरामीटर पाई के अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, इसलिए हम दोनों सैंपल्स को कंबाइन करके एक बेस्ट पूल्ड एस्टिमेट निकालते हैं, जो है वेटेड मीन p इक्वल्स टू n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस के जनरल फॉर्मूला है रूट ऑफ पाई 1 इंटू 1 माइनस पाई 1 अपॉन n1 प्लस पाई 2 इंटू 1 माइनस पाई 2 अपॉन n2। बट प्रैक्टिकली क्योंकि हमें एक्चुअल पाई वैल्यूज पता नहीं है, तो हम पूल्ड p यूज करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस p इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n2। टेस्ट स्टैटिक्स बनता है p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रॉब्लम है, एक विलेज ए में 100 पीपल है, उनका सैंपल लिया गया है, जिनमें से 60 लोग जो है वो चाय पीते हैं। विलेज बी में 200 लोगों का सैंपल लिया, जिसमें से 100 लोग चाय पीते हैं। हमें चेक करना है क्या दोनों विलेजेस के टी ड्रिंकर्स हैबिट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे, h नॉट पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, यानी दोनों विलेजेस में
कि टी पीने की हैबिट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या यूं कह लीजिए दोनों विलेजेस में टी पीने की हैबिट सेम है। विलेज ए के लिए P1 कितना है 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी 0.6 एंड N1 इज इक्वल टू 100। विलेज बी के लिए T2 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 200, दैट कम्स आउट टू बी 0.5 और N2 की वैल्यू कितनी है 200। अब पूल्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। P इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट मीन्स 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 160 बाय 300। तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.53 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। अब z स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। z इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 0.53 या 53 इंटू 0.47 इंटू 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 200। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपका आ जाएगा 0.0037। इसका रूट निकालने पे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी 0.0608। So z equal to 0.1 divided by 0.0608, that comes out to be approximately 1.64। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू के साथ। क्रिटिकल वैल्यू कितनी है 1.96, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 1.64, जो कि किससे कम है क्रिटिकल वैल्यू से। जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम होती है तो क्या होता है, वी फेल टू रिजेक्ट H0, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। सो कंक्लूजन क्या है कि डेटा के अकॉर्डिंग दोनों विलेजेस के टी ड्रिंकिंग हैबिट्स में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी उनकी हैबिट सेम कंसिडर की गई है। चलिए अब पूरे वीडियो को एक समरी टेबल में रैप अप करते हैं। पहला टेस्ट था मीन, जहां H0 था म्यू इक्वल्स म्यू नॉट के, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स था Z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट n। सेकेंड वन वॉज जहां दो मीन्स दिए हुए थे, H0 था μ1 इक्वल्स टू μ2 और फॉर्मूला एक्सटेंड होता है दोनों सैंपल्स के कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर तक। तीसरा वन प्रोपोर्शन H0 था P इक्वल्स टू पाई, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर रूट ऑफ पाई इंटू 1 माइनस पाई अपॉन n। एंड लास्ट वन वॉज टू प्रोपोर्शन H0 था पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, और यहाँ हम पूल्ड प्रोपोर्शन यूज करते हैं कैलकुलेशंस में। और नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ हर टेस्ट में जो चीज कॉमन थी वो था डिसीजन रूल। हम हमेशा H0 नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते थे जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाती थी। और वन टेल्ड टेस्ट के लिए Z अल्फा होता था और टू टेल्ड के लिए Z अल्फा बाय 2। और जो वैल्यूज हमें याद रख लेनी चाहिए, अल्फा वैल्यू 0.05 पे जो टू टेल्ड की क्रिटिकल वैल्यू है दैट इज 1.96, और अल्फा इक्वल्स टू 0.01 पे वो है 2.58। ये दो नंबर्स आपको एग्जाम और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दोनों में बार बार यूज करने होंगे, सो यू कैन रिमेंबर देम। तो दैट्स इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे 4 टेस्ट, चाहे मीन हो, प्रोपोर्शन हो, सिंगल हो या ग्रुप का डिफरेंस हो, सबके अंडरलाइंग लॉजिक सेम है। हम हमेशा एक ऑब्जर्व डिफरेंस को लेते हैं, सैंपल और हाइपोथेसिस के बीच का गैप, और उसे स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं, उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं, फिर हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू को यानी Z को एक क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि H0 को रिजेक्ट करना है या नहीं। यही फ्रेमवर्क जो है वो आपको बार बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर में दिखेगा। तो बस न्यूमरेटर और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और क्या टॉपिक कवर करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।